हम स्टार्ट करेंगे आज जिस चैप्टर से वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम की डिस्कवरी के हवाले से देखो आपकी बुक क्या कह रही है। आपकी बुक कह रही है द टर्म क्रोमोसोम इज मिसनोमर, यानी जो क्रोमोसोम की टर्म है, ये जो क्रोमोसोम का लफ्ज है, ये क्या है, ये बेसिकली मिसनोमर है। अब मिसनोमर का मतलब क्या होता है, मतलब ये अपने कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करता। मिसनोमर है मतलब अपने कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करता। मैं आपको ऐसे मिसाल दूं, जैसे किसी का नाम शरीफ हो, किसी का नाम शरीफ हो लेकिन वो शरीफ ना हो, तो हम कहेंगे इसका नाम क्या है, मिसनोमर है। तो इसी तरीके से कहता है क्रोमोसोम का जो नेम है वो मिसनोमर है, क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडीज। लेकिन मजे की बात यह है कि क्रोमोसोम तो कोई कलरफुल बॉडीज नहीं होती, क्रोमोसोम का कोई कलर नहीं होता, क्रोमोसोम कलरिंग बॉडी नहीं है। अगर ये कलरिंग बॉडी नहीं है तो फिर इनको क्रोमोसोम नाम क्यों दे दिया गया। जो इसका जो असल जो इसकी रिलेट करती है ये चीज, वो किस चीज से रिलेट करती है, इसकी डिस्कवरी से। तो ये दे हैव बीन नेम्ड बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। इसको नाम जो क्रोमोसोम दिया वो जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने दिया, वाल्टर फ्लेमिंग। जबकि वाल्टर फ्लेमिंग ने, अगर आपको एक बार बताऊं, वाल्टर वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है, वाल्थर फ्लेमिंग ने जो है क्या किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, उसने नाम नहीं दिया था। उसने क्रोमोसोम नाम नहीं दिया था, उसने जो नाम दिया था क्रोमेटिन दिया था। वाल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन दिया था। नाम बाद में किसी ने दिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम का जो नाम है वो उसके कैरेक्टर से मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि क्रोमोसोम तो कलरिंग बॉडी होते ही नहीं है। तो फिर हम कलरिंग बॉडी क्यों कहते हैं। तो आपकी बुक कह रही है हम इस वजह से इसको कलरिंग बॉडी कहते हैं कि जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। और कहां से डिस्कवर किया, while examining rapidly dividing cell of salamander larva। जो salamander होता है, बेसिकली हम जो salamander जो है वो फ्रॉग की जो है वो क्लास से ताल्लुक रखने वाला एक एनिमल है salamander। तो salamander के जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको ये स्टडी कर रहा था। salamander के जो डिवाइडिंग सेल हैं उनको क्या कर रहा था, ये स्टडी कर रहा था। तो जब भी हम किसी सेल को स्टडी करते हैं तो अक्सर सेल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो हम उनको स्टडी करने के लिए एक डाई दे देते हैं, कलर दे देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रक्चर जो है वाज़ा तौर पे नजर आती हैं। तो इसने भी जो है वो सैलमंडर के जो डिवाइडिंग सेल्स थे उनको एक कलर से, एक डाई से, जिसको कहते हैं परकिंस एनिलिन, ये एक पर्पल कलर का डाई होता है, उससे उसने क्या किया, इन इन सेल्स को ट्रीट किया। ट्रीट करने का मतलब है कि इन सेल्स के ऊपर जो है वो क्या लगा डाल दिया, इन सेल्स के ऊपर डाल दिया पर्किन एलिलिन डाई, पर्पल कलर का। तो उसने देखा इस डाई को सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब किया, वो किसने एब्जॉर्ब किया इस डाई को, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी जिन्होंने इस कलर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया। तो मतलब क्रोमोसोम कलरफुल नहीं होते हैं। जब आप कोई कलर सेल के ऊपर डालते हो, कोई डाई कलर सेल के ऊपर डालते हो, तो उस डाई को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, क्रोमोसोम कर लेते हैं। तो उसको सबसे ज्यादा दूसरे सेल ऑर्गेनेली के मुकाबले में कलर को जो ज्यादा एब्जॉर्ब किया वो इन क्रोमोसोम ने किया। तो इसी वजह से उसने इस क्रोमोसोम को जो इन स्ट्रक्चर्स को जो नाम दे दिया, वो क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिन नाम दे दिया। उसने क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिन, यानी कलरिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जो है वो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वर्ल्डेयर। दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था वर्ल्डेयर। इसने फिर क्रोमेटिन की जगह पर कौन सा नाम इस्तेमाल किया, इसने क्रोमेटिन की जगह ये नाम इस्तेमाल किया, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया, क्रोमोसोम जो है वो टर्म इस्तेमाल की। तो अच्छा, अब इधर देखें। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ, इसमें से याद रखने वाली चीजें आपके लिए कौन सी हैं। जब भी किसी चीज की आप डिस्कवरी के बारे में बात करते हो, तो डिस्कवरी में सबसे पहले हमने जो है वो देखना होता है किसी चीज को किसने डिस्कवर किया, यानी जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका तो नाम सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये जो क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया, ये किसने किया, तो सबसे पहले बाय पता होना चाहिए। किसने डिस्कवर किया, तो बाय वाल्थर फ्लेमिंग। इसने क्रोमोसोम को क्या किया, डिस्कवर किया। और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, व्हेन, कब डिस्कवर किया, 1882 में डिस्कवर किया। वेयर,
कहाँ से डिस्कवर किया? जो इसने डिस्कवर किया वो जो है वो डिवाइडिंग सेल ऑफ सेलेमेंडर लार्वा, सेलेमेंडर के लार्वा की डिवाइडिंग सेल से डिस्कवर किया। और बाद में जो इसको नाम दे दिया गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो नाम दिया वो एक दूसरा साइंटिस्ट था, वो था वाल्डेर, जिसने नेम दिया क्या? क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये बात जो है वो, और फिर दूसरी चीज ये होती है, अगर आपसे एमसीक्यूज ऐसा आ जाए कि क्रोमोसोम का कलर क्या होता है, आपके पास दो तीन ऑप्शन दे दिए जाएं। आपको ऑप्शन दे दिया जाए पर्पल, आपको ऑप्शन दे दिया जाए पिंक, या आपको ऑप्शन दे दिया जाए नन ऑफ दीज, तो जाहिर सी बात है आप बताओगे इनमें से कोई भी क्रोमोसोम का कलर नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पैराग्राफ को देखो, इस पैराग्राफ में से और कौन से एमसीक्यूज निकल सकते हैं? हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम? वाल्टर फ्लेमिंग। From where he discovered chromosome? From the dividing cell of salamander larva. By which dye he treated those cells? उन cells को किस dye से treat किया था उसने? पर्किन एनिलाइन। बस अगर आपको ये चीजें याद हैं तो इसका मतलब यह है कि इस पैराग्राफ से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो आप निकाल लोगे। मतलब वो एमसीक्यू जब एंट्री टेस्ट में आ जाएंगे, जहां पर भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो इस पैराग्राफ से जितने भी घुमा फिरा के एमसीक्यूज हैं वो आप आराम से जो है वो क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। तो इट वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। ये हमने किसके बारे में बात करी? क्रोमोसोम की डिस्कवरी के हवाले से। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कुछ खुसूसियात यहाँ पर जो है वो हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, जब हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं किसी सेल में, एक सेल में जब आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करोगे तो क्रोमोसोम आपको की स्ट्रक्चर आपको कैसे नजर आएगी? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको थ्रेड लाइक नजर आएगी। कैसे होते हैं ये? धागे नुमा या थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू क्रोमोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते। उसमें एक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, उसी को हम एक क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ट्रू क्रोमोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, ट्रू क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कहाँ मौजूद होते हैं? तो देखें ये यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम करते क्या है? दे बेयर हेरिडिटी कैरेक्टर कार्ड जीन, यानी जो हमारे हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं, जो जीन होते हैं, वो कहाँ लगे हुए होते हैं? क्रोमोसोम पर। जैसे आपके आइस कलर के जीन हैं, आपके आईक्यू के जीन हैं, आपके ब्लड ग्रुप के जीन हैं, आपके जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर के जीन हैं, ये कहाँ लगे हुए होते हैं? ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। अच्छा, फिर एक बात कहता है प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल। अब आप देखो, एक बात याद रखो, ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होने का मतलब ये होता है कि अगर आप उन ऑर्गेनिज्म का एक सेल लोगे, उनकी बॉडी से कोई भी उनका एक सोमेटिक सेल ले लो, तो उन सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम आपको ऐसे पेयर की शक्ल में नजर आएंगे। किसकी शक्ल में? जोड़े की शक्ल में क्रोमोसोम नजर आते हैं। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हम भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम आपको कैसे नजर आएंगे? इन पेयर्स, जोड़े की शक्ल में नजर आते हैं। देखो एक पेयर ये हो गया, यहाँ मैंने एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, एक पेयर क्रोमोसोम का ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। तो इसमें क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं? दो। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो इसमें कितने हैं? फोर। वन, टू, थ्री, फोर। पेयर की बात करोगे तो पेयर टू है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। मिसाल के तौर पे फंगस, आपको पता होना चाहिए फंजाई जो है वो हैप्लॉइड हैं। तो फंजाई जब हैप्लॉइड होती हैं तो उनमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं होते, जोड़े की शक्ल में नहीं होते, सिंगल सिंगल होते हैं। मतलब अगर चार क्रोमोसोम भी हैं तो वो अलग अलग हैं, पेयर की शक्ल में नहीं है। लेकिन डिप्लॉइड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम किसकी शक्ल में होते हैं? डिप्लॉइड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। अपेयर ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम अगर एक सेल में अपेयर होंगे, अगर आप किसी सेल में क्रोमोसोम देखना चाह रहे हो तो क्रोमोसोम उस सेल में आप किस टाइम देख सकते हो? जब वो सेल डिवाइड हो रहा होता है। क्योंकि जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस टाइम ये क्रोमोसोम जो है वो एक नेटवर्क की शक्ल में, एक बारीक जाल की शक्ल में फैले हुए होते हैं।
ऐसे बारीक जाल की शक्ल में मौजूद होते हैं और इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। असल में ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम में जो कन्वर्ट होते हैं, ये किस टाइम कन्वर्ट होते हैं, जब एक सेल डिवाइड होता है। तो डिवाइडिंग सेल में आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, चाहे वो मियोसिस वाली डिवीजन हो, चाहे वो माइटोसिस वाली डिवीजन हो। इसके बाद कहता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। क्रोमोसोम्स के नंबर स्पीशीज और हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे पेनिसिलियम एक फंगस है, इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 6 होते हैं। अगर 6 होते हैं तो 1 2 3, पेयर कितने होंगे, पेयर होंगे 3 1 2 3। इसी तरीके से फ्रॉग के अंदर क्रोमोसोम 26 हैं, तो पेयर कितने होंगे, पेयर होंगे 13। और फर्न जो प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट्स प्लांट, फर्न प्लांट के अंदर क्रोमोसोम 1000 होते हैं, तो पेयर कितने हो गए, तो पेयर होंगे इसके अंदर 500। तो ये बात कर ली हमने थोड़ी सी क्रोमोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो क्रोमोसोम के कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से आपसे जो एमसीक्यूज के हवाले से बात की जा सकती है, जो आपने याद रखना है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, जब भी आपने सेल देखना, क्रोमोसोम देखोगे, तो क्रोमोसोम कब नजर आएंगे, सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स के अंदर नजर आएंगे। अगर सेल डिवाइड नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इंटरफेस में डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड होने के लिए अगर आपने आपको तैयार कर रहा है, तो उस वक्त क्रोमोसोम जो है वो किस फॉर्म में होंगे। सेल में क्रोमोसोम तो होंगे, मगर वो फॉर्म में किस होंगे, आप बोलोगे क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। और वो जो है क्या कहते हैं, जब सेल होना शुरू होता है तो फिर ये किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स की एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये भी आपने क्या रखना है, ये भी आपने याद रखना है। इट वॉज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर मैं एक सेल से, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, मैं एक क्रोमोसोम बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने एक क्रोमोसोम क्या निकाल लिया, यहाँ से एक सेल से मैंने एक सिंगल क्रोमोसोम, एक मेच्योर सेल से जो कि इंटरफेस में था, इंटरफेस के बाद डिवाइडिंग फेस में आया, इस मैच्योर सेल से मैंने एक क्रोमोसोम निकाल लिया। तो कहता है इन मैच्योर सेल ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी थिन थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिड। कहता है जो एक मैच्योर क्रोमोसोम होता है उसमें 2 बारीक धागे होते हैं। मैंने इनको बारीक नहीं बनाया, मैंने इसको थोड़ा थिक बनाया है आपको समझाने के लिए। लेकिन वैसे क्या होता है, बारीक धागे होते हैं क्रोमोसोम में, और इन बारीक धागों को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। 2 बारीक धागे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। चले मैं इन दोनों बारीक धागों को जो है वो कलर दे देता हूं। एक क्रोमेटिड को मैं येलो कलर दे रहा हूं, ये एक क्रोमेटिड हो गया, और ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। दूसरे क्रोमेटिड को भी मैंने येलो ही कलर दे दिया। तो एक क्रोमोसोम में जो है वो, एक मैच्योर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, एक मैच्योर सेल में, या उसके बाद जब क्रोमोसोम एक मैच्योर होता है तो उसमें 2 क्रोमेटिड मौजूद होते हैं। दे शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये दोनों, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। ये देखो मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ, ये पॉइंट जहां से ये दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, इसको मैंने रेड कलर दिया है। जहां से ये जुड़े हुए हैं इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और एक और टर्म याद करें, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रोमोसोम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, ऐसे पिचका हुआ है। अगर आप देखो यहाँ से, जहाँ पर सेंट्रोमियर है, कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। आप इधर देखो, ये जगह जिसको मैं एरो दे रहा हूँ, ये जगह, इस जगह से क्रोमोसोम थोड़ा सा पिचका हुआ है, तो इसको हम सेंट्रोमेयर भी कहते हैं और इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड को इसने क्या किया हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद कहता है विद इन सेंट्रोमेयर आर डिश शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड
काइनेटोकोर इज प्रेजेंट। इस सेंट्रोमेयर के अंदर, ये जो रेड कलर का सेंट्रोमेयर है, इसके अंदर डिस्क शेप के प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, एक ये है और एक ये है। डिस्क शेप की ये दो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं? ये मौजूद होती हैं सेंट्रोमेयर के अंदर। और इन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोकोर। याद रखना, एक काइनेटोकोर नहीं होती। सेंट्रोमेयर में कितनी काइनेटोकोर होती हैं? दो जो हैं वो काइनेटोकोर मौजूद होती हैं। अच्छा, इन काइनेटोकोर का काम क्या है? इन काइनेटोकोर का काम ये होता है, जब एक सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सेल डिवीजन के दौरान क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर, जिसको हम जो है वो कमिंग उसमें देखेंगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो मिसाल के तौर पे ये एक स्पिंडल फाइबर है, ये दूसरा स्पिंडल फाइबर है। तो इन क्रोमोसोम को जो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करता है, ये एक स्पिंडल फाइबर हो गया, ये दूसरा स्पिंडल फाइबर है। अब स्पिंडल फाइबर के साथ जो क्रोमोसोम को अटैच करता है वो कौन अटैच करता है? काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर के अंदर कौन अटैच कर रहा है? काइनेटोकोर। तो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम मूव करते हैं, और क्रोमोसोम को मूव कौन करवाता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर के साथ। और काइनेटोकोर कहाँ मौजूद है? सेंट्रोमेयर के अंदर। तो इसका मतलब सेंट्रोमेयर जो है या काइनेटोकोर जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। काइनेटोकोर या सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और बात कहता है, आपकी बुक कह रही है कि ये जैसे मैंने बताया था कि ये एक सेंट्रोमेयर है, सॉरी ये एक क्रोमेटिड है, ये क्या है? ये दूसरा क्रोमेटिड है। और ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं वो किसके साथ अटैच हैं? किसके जरिए अटैच हैं? सेंट्रोमेयर के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये रेड कलर की क्या है? ये सेंट्रोम। अब कहता है कि क्रोमेटिड या क्रोमोसोम का वो पार्ट जो सेंट्रोमेयर से स्टार्ट होकर एंड तक, यानी ये सेंट्रोमेयर से लेके स्टार्ट होकर ये एंड तक जो ये क्रोमोसोम्स का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्म। जो सेंट्रोमेयर से स्टार्ट होके कहाँ गया है? एंड तक। एक आर्म ये हो गया, और दूसरा आर्म जो है वो कौन सा हो गया? ये हो गया। आप देख रहे हैं ना कि सेंट्रोमेयर से एंड तक ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म। या यहां से भी देखें तो सेंट्रोमेयर से एंड तक ये एक आर्म, और सेंट्रोमेयर से एंड तक ये एक आर्म। तो आपकी बुक कह रही है कि द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू टर्मिनल एंड, यानी ये सेंट्रोमेयर से लेके ये कौन सा एंड है? ये है टर्मिनल एंड। सेंट्रोमेयर से टर्मिनल एंड तक जो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आर्म। सही है ना? एक क्रोमेटिड के अंदर कितने आर्म हैं? दो आर्म हैं। सही ना? एक क्रोमेटिड कितने आर्म बना रहा है? यहाँ दो आर्म बना रहा है। क्रोमोसोम इज सीन एज, इसके बाद बात कहता है कि क्रोमोसोम इज सीन एज एक्सट्रीमली थिन थ्रेड called chromonema at the beginning of leptotene, a sub-stage of meiosis। meiosis जब होती है ना, आपको पता है कि जब meiosis होती है तो meiosis में प्रोफेज वन की एक सब स्टेज होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में अगर आप क्रोमोसोम्स को देखोगे, क्रोमेटिड्स को देखोगे क्रोमोसोम्स के, तो वो बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। ऐसे बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। जब क्रोमेटिड बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं या क्रोमोसोम बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं लेप्टोटीन में, तो उन बारीक धागों को हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा इज नथिंग बट दे आर द थिन, एक्सट्रीमली थिन क्रोमेटिड। जब क्रोमेटिड एक्सट्रीमली थिन, बहुत बारीक हों, और कौन सी स्टेज में होते हैं? ये लेप्टोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस में। तो उस वक्त हम इन क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रोमोनीमा कहते हैं। क्रोमोनीमा का सिंगुलर होगा क्रोमोनीमेटा। अच्छा, अब अगर आप इस क्रोमोनीमा को कलर दोगे, कोई भी कलर दे दो, कोई भी डाई इस क्रोमोनीमा को दे दो, तो आप देखोगे क्रोमोनीमा के कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो डाई को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, डीपली डाई को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। जिसको मैं येलो, ये पर्पल पर्पल करता जा रहा हूँ, ये देखो। जब आप इन क्रोमोनीमा को कलर दोगे तो कुछ पार्ट इसके कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो उन पार्ट्स को वो बीडीड अपीयरेंस बना लेंगे, ऐसे मोतियों की जैसी।
तो इस इन डीपली कलरिंग रीजन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रोमोमेयर। इनको क्या कह रहे हैं? क्रोमोमेयर। अब कंफ्यूज नहीं होना है क्रोमोनीमा में और क्रोमोमेयर में। क्रोमोनीमा क्या है? बारीक धागे, क्रोमेटिड के बारीक धागे जो लेप्टोटीन स्टेज में अपेयर होते हैं, उनको आप क्या कहते हो? क्रोमोनीमा। और जब उन क्रोमोनीमा को आप कलर देते हो तो कुछ एरियाज कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन एरियाज को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्रोमोमेयर। नीमा और मेयर का यहाँ पर फर्क है। ये बात हो गई। स्ट्रक्चर के अंदर एक बात और देख लें कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसकी शक्ल में किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में होते हैं, सही है ना? इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं। एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया, एक क्रोमोसोम का पेयर ये है। आपको पता है ना क्रोमोसोम्स के पेयर को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैंने ह्यूमन का एक क्रोमोसोम का पेयर निकाला है। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो आपके अ, आपका एक क्रोमोसोम का मैंने ये पेयर निकाल लिया, आपके सेल से एक क्रोमोसोम का पेयर मैंने निकाला है। तो आपको पता है ये जो एक आपका क्रोमोसोम का पेयर है, इसमें से इस क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर में से एक आपको अपनी मदर की तरफ से मिला है और एक पेयर किसकी तरफ से मिला है? आपको अपने फादर की तरफ से मिला है। एक इस पेयर में से एक क्रोमोसोम आपको अपनी मदर की तरफ से मिला है, एक क्रोमोसोम कहाँ से मिला है? आपको अपने फादर की तरफ से मिला है। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी बात समझा रहा हूं वो समझ लें। एक क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं, ये देखो दोनों क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम पर जो दो क्रोमेटिड हैं, इनको क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये जो दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर जो ये क्रोमेटिड मौजूद हैं, इनको हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको। ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं एक ही क्रोमोसोम के 1 और 2, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों भी क्या हैं? 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन इस 2 और 1 को मैं अगर आपस में देखूं तो ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे करो। हमने जो आज बात करी, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम की बात कर ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोमोसोम की बात कर ली, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर ली। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्रोमेटिड्स? एक मेच्योर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? दो क्रोमेटिड को एक दूसरे के साथ अटैच कौन करता है? सेंट्रोमेयर करता है। सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और सेंट्रोमेयर के अंदर वो प्रोटीन की जो डिस्क होती है, उनके अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो काइनेटोकोर। ये किस काम आती हैं ये भी आपने याद रखना है। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम से क्या मतलब है, ये आपको याद रखना है। क्रोमोनीमा और क्रोमोमेयर में क्या फर्क है, ये आपको याद रखना है। सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या फर्क है, ये आपको याद रखना है। सर बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एमन पूछनी है। बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरिया इसका मतलब हैप्लॉइड है, उसमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं होते। इधर देखो, ये एक बैक्टीरिया है। आप प्लाज्मिड को क्रोमोसोम नहीं कंसीडर करोगे अगर आपके दिमाग में ये है कि प्लाज्मिड को भी आप बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं ना, उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। देखो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक लॉन्ग सर्कुलर डीएनए होता है। ऐसे एक लॉन्ग सर्कुलर इसमें क्या होगा? डीएनए मौजूद होता है बैक्टीरिया में। एक मिनट, इसको मैं जस्ट अ मिनट। एक लॉन्ग सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है ये। अब इसके अंदर जो है वो प्रोटीन तो मौजूद होते हैं साथ, इस डीएनए के साथ, तो इसको हम एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ट्रू क्रोमोसोम नहीं है। ये ट्रू क्रोमोसोम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। कौन से वाले प्रोटीन नहीं होते? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। और एक ट्रू क्रोमोसोम होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होना क्या होता है? जरूरी होता है। एमन क्लियर होगी आपका को क्वेश्चन? सर एक दफा क्रोमोसोम और क्रोमोमेयर में डिफरेंस बता दें। चलो मैं बता देता हूँ क्रोमोसोम और क्रोमोमेयर में क्या डिफरेंस होता है। इधर देखो, अच्छी तरह इधर देखो।
मैंने आपको बताया जब लेप्टोटीन स्टेज होती है तो क्रोमेटिड बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। देखो ये बिल्कुल बारीक धागों की शक्ल में है। तो अब इन बारीक धागों को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे क्रोमोमेर। जब लेप्टोटीन होता है ना, मियोसिस, मियोसिस में कौन सी स्टेज होती है? जब लेप्टोटीन होती है। तो लेप्टोटीन में ये क्रोमेटिड या क्रोमोसोम बहुत बारीक धागे की शक्ल में होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोमेर। अब अगर हम इन क्रोमोमेर को कलर दें तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं क्रोमोमेर के जो कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। देखो ये मैंने पर्पल पर्पल बना रहा हूँ, ये एरिया कौन से हैं जो क्रोमो कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये एरिया जो कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रोमो, ये तो क्रोमोनीमा हो गए, ये क्रोमोमेयर होंगे। जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोमेयर। तो याद रखना, जब लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम या क्रोमेटिड बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं, ये जो व्हाइट कलर के बारीक धागे हैं इनको हम कह रहे हैं क्रोमोनीमा। इनको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोनीमा। और इस क्रोमोनीमा में जो कलरिंग बॉडीज आ गई हैं, डीपली स्टैनिंग रीजन, जिन्होंने कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं, इनको हम कहेंगे क्रोमोमेयर। हिस्टोन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पेयर बनाने में हिस्टोन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन क्या कहना चाहिए कि डीएनए को रैप करने में हेल्प करते हैं क्रोमोसोम। बेसिकली एक तरीके से क्रोमोसोम को कंडेंस करने में या क्रोमोसोम की रैपिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम। अ, आमना इकबाल पूछ रही हैं सर क्रोमोनिमेटा और क्रोमोमेयर रिपीट कर दें। आमना भी मैंने रिपीट किया है, ये हो गया आपको क्लियर? ये आमना क्रोमोनीमा और क्रोमोनिमेटा आपको क्लियर हो गया? क्योंकि अब क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। शुरू में मैं थोड़ी सी अभी इतनी क्लास अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा अभी फिलहाल आपको इसी हद तक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़े से फेडरल के कुछ पार्ट्स बताने हैं। कल जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के, जो फेडरल की बुक में दिए हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है। हिस्टोन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जी सर, आमना को समझ में आ गया है, समझ आ गया। और कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो करें। आप वॉइस मैसेज भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम वाला माइक यूज करूंगा जिसमें आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी आपको इसमें से कोई क्वेश्चन करना है तो करें। थोड़ा सा मैंने अभी टाइम है तो मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। फेडरल की बुक जो है वो, फेडरल की बुक के अंदर क्रोमोसोम के हवाले से कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जो आप देख लें। वो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, आपकी बुक में तो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो आपकी बुक में जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बताई हुई है, उसमें जो बताया गया है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। आपकी बुक में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में एक तो क्रोमेटिड के बारे में बता दिया है, सेंट्रोमेयर के बारे में बताया है, सही है, काइनेटोकोर के बारे में बताया है। लेकिन फेडरल बोर्ड की बुक जो है वो एक बात और बता रही है। कुछ पॉइंट्स हैं जो फेडरल की बुक ने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े से बता दिए हैं, जो आपकी बुक ने नहीं बताए। फेडरल की बुक कह रही है कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी होती है। यानी एक कंस्ट्रक्शन तो ये है जिसको आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे हो या जिसको आप सेंट्रोमेयर कह रहे हो। कुछ क्रोमोसोम के अंदर इसके अलावा भी एक कंस्ट्रक्शन होती है जो मैंने ऊपर शो की है। इस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो कुछ क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड पे, जरूरी नहीं दोनों क्रोमेटिड पर हो, क्रोमेटिड पे एक और भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या इसको हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है क्रोमोसोम का, ये न्यूक्लियस बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप न्यूक्लियस कहते हो। वो न्यूक्लियस जो बनाने में हेल्प करता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो न्यूक्लियस बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये तमाम क्रोमोसोम में नहीं होता। अगर आपके पास 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं
तो सिर्फ कुछ ही पेयर पर ये होगा, ये तमाम पर नहीं होता। इसके अलावा besides secondary construction, the end became a knob-like structure called satellite। अब ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर, ऐसे मैं उधर नहीं बना रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, एक ऐसे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऐसे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे नोब की तरह, ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? नोब लाइक स्ट्रक्चर। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सैटेलाइट। ये जो ऊपर लगी हुई ना नोब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ नीचे बना देता हूँ, ऐसे कोई नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के अंदर जंग डीएनए होते हैं। जंग डीएनए का मतलब वो किसी किस्म के प्रोटीन वगैरह को सिंथेसिस नहीं करते, किसी काम के नहीं है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? जंग डीएनए। कहाँ मौजूद होते हैं? सैटेलाइट पर। तो मैंने क्या बात की कि फेडरल बोर्ड वालों ने एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्स्ट्रा बताया हुआ है, एक सैटेलाइट के बारे में बताया हुआ है, एक और चीज भी बताई हुई है कि जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं, क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के